में आ जाए। तो आई होप ये मॉडल्स किसके रिलेटेड है। वी वांट टू प्रेडिक्ट कॉर्पोरेट फेलियर कि भाई अगर ये कंपनी बंद होने वाली है, बैंकरप्ट होने वाली है, या फिर कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए दो मॉडल्स है प्रेडिक्टिंग कॉर्पोरेट फेलियर के, टू प्रेडिक्ट वेदर द कंपनी विल सर्वाइव और कंपनी विल गो बैंकरप्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 15 मंथ्स, शॉर्ट टर्म यानी 1-1.5 साल के अंदर अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो उसे प्रेडिक्ट कैसे करेंगे। तो हम कुछ यहां पे फाइनेंशियल डेटा और इंफॉर्मेशन को यूज करके उसे प्रेडिक्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, जिसके अंदर दो मॉडल है, एक है क्वांटिटेटिव मॉडल, एक है क्वालिटेटिव मॉडल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटेटिव मॉडल्स है ना उसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वांटिटेटिव मॉडल इज एल्टमैन जेड स्कोर मॉडल। यहाँ पे 6-7 मॉडल है, लेकिन बाकी सब इतने काम के नहीं है, फालतू मॉडल्स है। एक ही एल्टमैन जेड स्कोर मॉडल है जो काम का है, जो आपको शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं। Now what is Altman Z-score मॉडल। ये Altman करके 1968 में एक बहुत ही अच्छे यू कैन कॉल मैथमेटिशियन थे, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे थे। ही वॉज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, आई थिंक अमेरिका कोई यूनिवर्सिटी थी, उनका पूरा नाम आई थिंक एडवर्ड एल्टमैन है, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट उन्होंने क्या किया कि अगर हमें प्रेडिक्ट करना हो कि कंपनी सर्वाइव करेगी या बैंकरप्ट हो जाएगी तो कैसे करेंगे। तो ही गेव अ फॉर्म्यूला, ही गेव अ सिस्टम, ही गेव अ फॉर्म्यूला, जहां पर उन्होंने कहा कि कुछ रेशियोज आप कैलकुलेट करो और वो रेशियोज को मैं एक प्री डिफाइंड स्कोर देता हूं। वो प्री डिफाइंड स्कोर या फिर प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट के आप वो रेशियोज को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको जो स्कोर आता है ना, वो स्कोर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये कंपनी सर्वाइव करेगी या सर्वाइव नहीं करेगी। देखते हैं उसने क्या दिया है। एल्टमैन जेड स्कोर इज अ सोफिस्टिकेटेड मॉडल दैट कंबाइंस 5 की रेशियो इनटू सिंगल डिस्क्रिमिनेट स्कोर कॉल्ड द जेड स्कोर। अभी सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं जेड स्कोर, दैट इज फॉर पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, उनके लिए अगर हमने कॉर्पोरेट फेलियर कैलकुलेट करना है, जेड स्कोर कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। लेट अस रीड। जेड स्कोर इज जनरेटेड बाय कैलकुलेटिंग 5 की रेशियोज। मैं घड़ी घड़ी आपको बोल रहा हूं, यहां पर 5 की रेशियोज हम कैलकुलेट करने वाले हैं, विच आर देन मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट्स एंड एडेड टुगेदर टू रीच एट अ डिस्क्रिमिनेट स्कोर। The equation to compute Z score is, इक्वेशन क्या है Z स्कोर कंप्यूट करने का। यहां पर देखो ये 5 रेशियोज है, Z1, Z2, Z3, Z4 और Z5। ये 5 रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे और ये 5 रेशियोज को हम प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये कोएफिशिएंट अपने एल्टमैन भाई ने दिया है कि Z1 जो आंसर आता है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो, Z2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करो, Z2 को 3.3 से मल्टीप्लाई करो, Z4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो और Z5 को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो आपको जो स्कोर आता है वो स्कोर हमें एनालाइज करना है। तो चलिए पहले हम ये Z1, Z2, Z3 सॉरी X1, X2, X3, X4, X5, माय बैड मैं Z बोल रहा था, इट इज X। तो ये X1, X2, X3, X4, X5 क्या है उसे हम पहले समझ लेते हैं। अभी हमें देखना है कि कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं, कंपनी बैंकरप्सी में जाने वाली है या नहीं, कंपनी इंसॉल्वेंट बन जाएगी या नहीं। तो वो कैसे देखेंगे, तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर हम बताएंगे कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितना वर्किंग कैपिटल है, फिर उनके पास कितना रिटेन्ड अर्निंग्स है, कितना प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करके हम बताएंगे। तो यहां पर ये जो 5 रेशियोज दिए हैं ना, दीज आर मोर और लेस सच रेशियोज विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि भाई कंपनी के पास एग्जैक्टली कितना माल पड़ा है या फिर कंपनी के पास कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, सो दैट इट वोंट बिकम इंसॉल्वेंट। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कंपनी के पास कितनी स्ट्रेंथ है दैट इट वोंट बी इंसॉल्वेंट। अभी हम पढ़ते हैं एक एक रेशियोज। सबसे पहला रेशियो है X1। व्हाट इज X1? इट इज वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट। वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट यानी पहली चीज जो एल्टमैन हमें एनालाइज करने को बोल रहा है इज लाइक कंपनी के पास कितना वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल यानी उसे डे टू डे बेसिस पे ऑपरेट करने के लिए जो कैपिटल चाहिए दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो उसके पास कितना वर्किंग कैपिटल है। अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा है तो ये रेशियो ज्यादा आएगा, बराबर है। अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा है तो ये रेशियो ज्यादा आएगा, और अगर रेशियो ज्यादा आता है इसका मतलब जेड स्कोर ज्यादा आएगा, और अगर जेड स्कोर ज्यादा आता है दैट मींस कंपनी बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। हेंस पहला रेशियो है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट। पहला रेशियो है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट। दूसरा जो रेशियो है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, देखो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल है मतलब कंपनी अच्छा कर रही है। दूसरा कंपनी के पास क्या होना चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग होना चाहिए। कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, उसमें से इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स दे दिया, नेट कंपनी के पास 100 रुपीज बचे हैं। अभी वो लोग क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो लोग कहेंगे एक तू काम कर, ये 100 रुपीज में से मुझे 10 रुपीज अभी दे दे।
बाकी के 90 रुपीज यू कीप एज रिटेन्ड अर्निंग्स, और ये फिर कंपनी का एक्सपांशन करना हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, वहां पर यूज करना। तो 10 रुपीज वो डिविडेंड की तरह निकाल लेगा शेयर होल्डर्स, लेकिन बाकी के जो 90 रुपीज पड़े दैट इज नथिंग बट रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी अगर कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स भी ज्यादा है दैट मीन्स कंपनी शॉर्ट रन में बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। हेंस दूसरा रेशियो जो एल्टमैन एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट्स अपने कितने हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तीसरा रेशियो है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपना पीबीआईटी। अभी पीबीआईटी क्या है, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया है, हमने इंटरेस्ट और टैक्स अभी तक डिडक्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है, हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया है, हमने सेल्स माइनस कॉस्ट हमारा कितना है। अगर हमारे पास अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका मतलब हम अच्छे से धंधा कर रहे हैं, और अगर हम अच्छे से धंधा कर रहे हैं इसका मतलब हम जल्दी इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले हैं। और अगर आप देखो तो बिजनेस में सबसे मेन थिंग होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसीलिए जो वेट है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, जो कोएफिशिएंट है वो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दिया विच इज 3.3। ये जो रेशियो आएगा x3 उसे हमें 3.3 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट विल गेट द जेड स्कोर। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिजनेस में, उसका वेट एल्टमैन ने सबसे ज्यादा दिया है। फोर्थ क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटीज। पहले 3 रेशियो में डिनोमिनेटर में था टोटल एसेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट, लेकिन जो x4 है उसमें है टोटल लायबिलिटीज। यहां पर वो लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं, और ऊपर जो न्यूमरेटर में वो क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अभी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट इनटू करंट मार्केट प्राइस। इसका मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। बराबर है कि मार्केट में आज अगर मुझे कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेने हैं, पूरी कंपनी खरीदनी है तो कितने में मिलेगी, तो दैट इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है मेरी वो 5,000 रुपीज है। 5,000 रुपीज में मुझे एक पूरी कंपनी मिल जाएगी, और मेरी जो टोटल लायबिलिटीज है वो 10,000 रुपीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे कंपनी की वैल्यू में पूरी कंपनी खरीद लूं फिर भी मैं लायबिलिटीज पे नहीं कर पाऊंगा। अगर ये ऐसा रेशियो है, मेरी मार्केट वैल्यू कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, इसका मतलब मेरे कॉर्पोरेट फेलियर की ओर जा रहा हूं। इसीलिए ये फोर्थ रेशियो एल्टमैन ने एनालाइज किया है। वर्सेस मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी 5,000 है और मेरी लायबिलिटी सिर्फ 1,000 है, इसका मतलब है आई हैव इनफ मनी टू पे माई लायबिलिटी फॉर 5 टाइम्स। मैं 5 बार लायबिलिटी पे कर सकता हूं, इतना पैसा मेरे पास पड़ा है। इसका मतलब कंपनी जल्दी बैंकरप्ट नहीं होने वाली है, इसीलिए ये रेशियो भी एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। हेंस फोर्थ रेशियो कौन सा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी। लास्ट रेशियो इज सेल्स। भाई हम कितना रेवेन्यू कर रहे हैं, दैट इज सेल्स अपॉन टोटल एसेट। दिस इज नथिंग बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या फिर यू कैन से एसेट टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं, सॉरी, एसेट टर्नओवर रेशियो इसे हम कहते हैं कि हमारे पास कितना सेल्स है और हमारे पास कितने एसेट्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 रुपीज के एसेट्स है, लेटेस्ट एक एग्जांपल, हमारे पास 100 रुपीज का एसेट्स है और हमारा रेवेन्यू हुआ 500 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज का एसेट लगाकर मैं 500 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूं। यानी मेरे जो एसेट्स है वो 5 टाइम्स रेवेन्यू मुझे जनरेट करके दे रहे। दैट इज नथिंग बट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो जो फिफ्थ रेशियो है उससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा रेवेन्यू अच्छा है, हमारे जो एसेट्स है वो हमें अच्छा खासा रेवेन्यू कमा के दे रहे हैं, तो अगर हम अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं तो भी हम जल्दी बैंकरप्ट नहीं होने वाले हैं, हम कॉर्पोरेट फेलियर नहीं आने वाला है। हेंस ये 5 रेशियोज को एनालाइज कौन करता है, अपने एल्टमैन भाई। अपने अल्टमैन भाई ने बोला है कि जेड स्कोर निकालने के लिए आपको ये 5 रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। आई होप ये कौन से 5 रेशियो थे आपको समझ में आ गए। पहला रेशियो है वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग अपॉन टोटल एसेट, तीसरा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट, फोर्थ वन इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी, एंड लास्ट वन है सेल्स अपॉन टोटल एसेट। अब ये रेशियो को आपको जंबल नहीं करना है, पहले ये दूसरा ये। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट्स है। ये जो पहला रेशियो है उसे आपको 1.2 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द जेड स्कोर। ये दूसरा रेशियो है उसे आपको 1.4 से मल्टीप्लाई करना है। जो तीसरा रेशियो है उसे आपको 3.3 से मल्टीप्लाई करना है। जो चौथा रेशियो है उसे आपको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, और जो पांचवा रेशियो है उसे आपको 1.0 दैट इज 1 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर जो आपको आंसर आता है दैट इज नथिंग बट योर जेड स्कोर, दैट इज नथिंग बट योर जेड स्कोर। तो जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है, 1.2 इंटू x1, 1.4 इंटू x2, 3.3 इंटू x3, 0.6 इंटू x4 एंड 1 इंटू x5।
तो आई होप ये जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करना आपको पता चल गया। नाउ यू विल आस्क मी सर ये जेड स्कोर हमें बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये पब्लिकली मैन्युफैक्चरिंग हेल्ड जो पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जेड स्कोर आप बाय हार्ट कर सको तो बेस्ट है, क्योंकि आगे जाके यहां पर ये देखो प्राइवेट कंपनी का भी जेड स्कोर है, फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का भी जेड स्कोर है, फिर इमर्जिंग मार्केट में जो नॉन ऑपरेटिंग एंटिटी है उनका भी जेड स्कोर है। तो सारे जेड स्कोर के कोएफिशिएंट्स बाय करना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर आप कोएफिशिएंट्स देखो तो 6.56 3.26 ऐसा सब है। तो ये सारे बाय हार्ट करना थोड़े डिफिकल्ट है एंड आई डोंट थिंक आईसीआई ऐसे फालतू जेड स्कोर्स आपको पूछना चाहिए, बिकॉज ये तो आप कभी भी प्रैक्टिकली कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो। तो आपको क्या याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, फिर आईसीआई है, आईसीआई कुछ भी कर सकता है, अगर आपको याद रह रहा है तो फैंटास्टिक, वरना कम से कम आपको क्या याद रखना है, एक तो ये रेशियोज आपको सारे याद होने चाहिए, x1 x2 x3 x4 x5 क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो रेशियोज आपको याद होने चाहिए। और पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसका सिर्फ जेड स्कोर आपको याद होना चाहिए। अगर उसका आपको जेड स्कोर याद है तो टेंशन मत लेना, एग्जाम में हाई चांस है यही पूछेंगे। और अगर बाकी कुछ पूछते हैं, आईबीएस में कुछ भी पूछते हैं तो ओपन बुक है आप लिख पाओगे, लेकिन एमसीक्यूज में अगर बाकी कुछ पूछते हैं तो आई अज्यूम कि वो लोग आपको कोएफिशिएंट्स दे देंगे। चलो नाउ अभी जेड स्कोर तो निकाल लिया, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल जेड स्कोर। समझो आपको जेड स्कोर आता है 2, 3, 4, 1, 5, 10 कुछ भी जेड स्कोर आएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो अभी जेड स्कोर को एनालाइज कैसे करना है, जेड स्कोर को एनालाइज कैसे करेंगे, तो यहां पर एक रेंज दिया है विच विल हेल्प यू टू इंडिकेट लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर। तो रेंज क्या है, अगर आपका जेड स्कोर लेस देन 1.81 आता है, अगर आपका जेड स्कोर लेस देन 1.81 आता है, इसका मतलब आपकी कंपनी डिस्ट्रेस में है। Companies with Z score below 1.81 are in danger and possibly heading towards bankruptcy. अगर 1.81 से कम है आपका Z score, इसका मतलब आप bankruptcy के वर्ज पर जा रहे हो। अगर आपका Z score 1.81 से 2.99 है, अगर आपका Z score 1.81 से 2.99 है, इसका मतलब यू आर इन अ ग्रे एरिया। कंपनी विद स्कोर्स 1.81 एंड 2299 नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहां पर ये लोग बैंक्रप्सी की ओर नहीं जा रहे, लेकिन देयर आर चांसेस कि शायद बैंक्रप्ट हो सके, इसीलिए आपको यहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और अगर आपका जेड स्कोर मोर देन 2.99 है, यानी 3 या 3 से ज्यादा है, इसका मतलब कोई भी टेंशन नहीं है, आप तो सेफ हो, आप सेफ हो। वो रैंचो का वो एक मूवी था ना 3 इडियट्स, जिसमें लाल लाइट आएगी रोड क्रॉस करना, अच्छा ध्यान रख के क्रॉस करते हो तब तो आप सेफ हो। वैसे यहां पर अगर आपका जेड स्कोर 2.99 से ज्यादा है तब तो आप सेफ हो। तो 2.99 के ऊपर अगर आपका जेड स्कोर है तो आप सेफ हो। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपको याद क्या क्या रखना है, एक तो ये रेशियोज याद रखने x1 to x5, पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, उसके कोएफिशिएंट्स याद रख लो 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1, इजी है, याद रह जाएंगे। और ये लिमिट्स आपको याद रखनी है। पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आपका जेड स्कोर 1.81 से नीचे है, दैट मीन्स यू आर इन डेंजर, बैंक्रप्ट हो सकते हो। 1.81 से लेके 2.99 है, मीन्स इट्स अ ग्रे एरिया, यू नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और इफ इट इज मोर देन 2.99 तब तो आप सेफ। यहां पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है, लेट अस रीड क्या है, इससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी हाउ टू सॉल्व दिस। इजी है, कॉन्सेप्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको जेड स्कोर याद है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। रेशियोज और जेड स्कोर दो चीज से भी याद होनी चाहिए। SCPM Limited has been in the business of moduling cost and pigs iron for more than a decade. SCPM is listed on NSE, यानी it's a publicly held manufacturing company. Its market value of equity is 7,000 crores. अभी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 7,000 करोड़ है, इसका मतलब मुझे बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कहां यूज होना रहा, X4 में। X4 में यहां पर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी ये हमें 7,000 दिया हुआ है। चलो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर ही लिखते हैं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। आप मत लिखना, क्योंकि या फिर आप एक अलग बुक ले लो, वहां पर आपको लिखना है तो लिखना, इसमें मत लिखना, वरना ये इसमें आप लिख दोगे तो फिर पढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या दिया है, हमें इसकी वैल्यू दी है 7,000, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। डिनोमिनेटर कुछ तो रहेगा, पढ़ते हैं चलो। That total assets are worth 3,500 crores, यानी सबका डिनोमिनेटर हमें यहां पे दे दिया है 3,500, 3,500, 3,500 और यहां पर भी आएगा 3,500। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या है, टोटल एसेट्स हमें दे दिए है। उसके बाद क्या दिया है, while they have a working capital of 4,200 crores। वर्किंग कैपिटल कितना है, 4,200 crores। वर्किंग कैपिटल कहां यूज करना है, X1 में यूज करना है। तो X1 का रेशियो क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल कितना था, 4,200। उसके बाद हमें क्या दिया है, इट हैज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ 6,500 करोड़। तो ये जो अर्निंग्स X3 में जाएगा तो यहां पर आएगा 6,500 करोड़। फिर हमें और क्या दिया है, विच इज इनफ टू एम्प्लॉय मोर स्टाफ एंड इंक्रीज इंस्टॉल कैपेसिटी।
Moreover, HCPM is also enjoying a stable revenue stream. That is top line. Its total sales is 8,300 crores. Sales किधर आने वाला है? X5 में. तो 8,300 था कि 500 था? 8,300. तो 8,300 divided by 3,500. But with a recent loan taken to facilitate automation, the investors are the investors are pronunciation में जाने दो, about the sustainability of SCPM and hence want to know how it is doing. Their liability stands at 5,000 crores. Liability कहां यूज करनी है? X4 में, यानी यहां पर आएगी 5,000 liability. Okay. While retained earnings amount to 800 crores. Retained earnings का काम आने वाले X2 में, तो यहां पर 800 crores. To put an end to the haze among the shareholders and fund providers regarding the possibility of bankruptcy, Board of Directors decided to report Altman Z-score along with financials. तो ये जो भी डेटा हमें दिया था, वर्किंग कैपिटल का, रिटेन्ड अर्निंग का, फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज का, टोटल एसेट्स का, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स और सेल्स, ये सारे डेटा को हमने रेशियोज में डाल दिए हैं और अभी आपको रेशियोज कैलकुलेट करने, 4,200 डिवाइडेड बाय 3,500, 800 यहां पर जो हमने लिखे वही 4,200 divided by 8,500, 800 divided by 3,500, 6,500 divided by 3,500, 7,000 divided by 5,000 and 8,300 divided by 3,500. तो ये सारे रेशियोज जब आप यहां कैलकुलेट कर लेते हो और उनको जो प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो. 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, 1.4 से मल्टीप्लाई करना है, 3.3 से मल्टीप्लाई करना है, 0.6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको जेड स्कोर कितना आता है? 11.097. अगर जेड स्कोर 11.097 है मतलब इट इज मोर देन 2.99. अगर 2.99 से ज्यादा है तब तो आप सेफ हो. एनालिसिस ऑफ कंप्यूटेड एल्टमैन जेड स्कोर. कंपनीज विद अ जेड स्कोर ऑफ 3 और अबव are considered to be financially sound, while score of 11.097 is firmly in the safe zone. Hence, investor can comfortably toss away their fears regarding bankruptcy over this company. आई होप आपको समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना था. सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है. सिर्फ आपको रेशियोज याद होने चाहिए. वो रेशियोज क्यों लिए है उसका मैंने लॉजिक आपको बता दिया. और प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट्स याद होने चाहिए. प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट इनटू रेशियो, प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट इनटू रेशियो, प्री डिफाइंड कोएफिशिएंट इनटू रेशियो, और वो सबको जब आप ऐड करते हो तो आपको एक टोटल जेड स्कोर मिलता है. जेड स्कोर अगर 1.81 से नीचे है दैट मींस यू आर इन डेंजर. 1.81 से 2.99 है मतलब आप ग्रे एरिया में हो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए. और अगर 2.99 से ज्यादा है तब तो आप सेफ हो. चलो दूसरा यहां पर एक मॉडल दिया है दैट इज बिहेवियर्स यूनिवेराइट मॉडल. यहां पर कुछ लिखा नहीं है. वो लोग ने कहा कि सिर्फ बिहेवियर्स यूनिवेराइट ने भी एक अपना मॉडल दिया था टू कैलकुलेट कॉर्पोरेट फेलियर, लेकिन वो कुछ इतना खास चला नहीं था. इट वाज आल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस स्कोर. फिर तीसरा एक मॉडल था दैट वाज टेफलर एंड टीशॉज मॉडल. ये टेफलर एंड टीशॉ ने भी 1977 में एक मॉडल दिया था विच वाज बेस्ड ऑन दिस जेड स्कोर मॉडल. लेकिन जेड स्कोर मॉडल में भी कुछ शॉर्टकमिंग्स वगैरह थे. तो ये जो एल्टमैन है ना उसने क्या किया, उसके जेड स्कोर मॉडल को, ये जो एल्टमैन है उसने और एक नया मॉडल बनाया विच इज जेटा मॉडल. ये जेटा मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. और ये जो दूसरा बंदा था विच इज टीशॉ, ये टीशॉ ने क्या किया, सॉरी टीशॉ नहीं टेफलर, ये टेफलर जो बंदा है वो टेफलर ने क्या किया, उसने ये जेड स्कोर मॉडल कोई और अडेप्ट करके एक नया मॉडल बनाया विच इज परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर विच इज नोन एज PAS मॉडल. ये PAS मॉडल हमारे सिलेबस में है तो वो हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा, एल्टमैन जेड स्कोर फॉर पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. उसके बाद हमने यहां पे देखा एक बिहेवियर यूनिवेराइट मॉडल है, काम का नहीं है. फिर हमने देखा टीशॉ ने एक मॉडल दिया था और टेफलर ने, दोनों ने मिलकर एक मॉडल बनाया था, वो भी इतने कुछ खास काम का नहीं है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो एल्टमैन है उसने एक जेटा मॉडल बनाया जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये जो टेफलर है उसने और ये जेड स्कोर को अडेप्ट करके एक PAS मॉडल बनाया है जो हमारे सिलेबस में है. तो यहां पर उतना ही दिया है. फिर ये जो जेटा मॉडल है वो क्या है, वो यहां पर लिखा है इट ऑल्सो क्लासिफाइज बैंक्रप्सी. ये क्या करता है, जेटा इज अ बैंक्रप्सी क्लासिफिकेशन मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स comprehensive inputs with respect to discriminant analysis and utilizes samples of bankrupt firms. जब भी एल्टमैन ने पहले जेड स्कोर मॉडल दिया था ना तो उसमें क्या किया था, उसने कुछ सैंपल्स लेके अपने कैलकुलेशंस के बेसिस पे वो जेड स्कोर दे दिया. लेकिन 1977 में उसके लगा ऐसे नहीं करते, हम एक काम करते हैं, हम एक्चुअल बैंक्रप्ट कंपनी को उठाते हैं और बैंक्रप्ट कंपनी का सैंपलिंग करके फिर एक नया स्कोर बनाते हैं, नया मॉडल बनाते हैं. दैट इज नथिंग बट अ जेटा मॉडल. तो वो जेटा मॉडल जो है वो फिर इसने बनाया, किसने बनाया, एल्टमैन ने, जो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है. ठीक है. उसके बाद यहां पर है
एल्टमैन का जो जेड स्कोर है, जैसे हमने पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए पढ़ा, वैसे ही प्राइवेट फर्म्स के लिए भी है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए भी है और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी है। यहां पर एल्टमैन जेड स्कोर ये तीनों के लिए भी है। ऊपर हमने पब्लिकली मैन्युफैक्चर्ड कंपनीज के लिए देखा, अभी हम देखते हैं प्राइवेट फर्म्स के लिए क्या होना चाहिए एल्टमैन जेड स्कोर। तो सेम है X1, X2, X3, X4, X5, X1, X2, X3, X4, X5 का रेशियोज निकालो और उन्हें कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर सिर्फ कोएफिशिएंट्स अलग है। X1 का कोएफिशिएंट है 0.717, X2 का कोएफिशिएंट है 0.847, X3 का कोएफिशिएंट है 3.107, X4 का कोएफिशिएंट है 0.420 एंड X5 का कोएफिशिएंट है 0.998। याद रखने की जरूरत नहीं है, आई फील याद रहता है तो बेस्ट, वरना आप सिर्फ रेशियोज याद रख लेना। X1 एज इट इज है, X2 as it is a retained earning upon total asset, X3 as it is a earnings before interest and tax upon total asset। लेकिन यहां पर X4 डिफरेंट है, लेकिन यहां पर X4 डिफरेंट है। X4 में यहां पर क्या है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटीज है। सर बुक वैल्यू क्यों आ गया, क्योंकि ये प्राइवेट फर्म्स है, ये पब्लिकली लिस्टेड एंटिटीज नहीं है, इसीलिए इनका मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मार्केट में शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे, इसीलिए यहां पर हम क्या लेंगे, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। बाकी पूरा सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ X4 में इंस्टेड ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम यहां पर लेते हैं बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपको एमसीक्यूज में ये रेशियोज पूछ सकते हैं, इसलिए रेशियोज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एंड X5 क्या है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। यहां पर स्कोर का लिमिट क्या है, रेंज क्या है, अगर आपका स्कोर लेस देन 1.23 है, पब्लिक एंटिटीज में कितना था 1.81, उसके नीचे है तो यू आर इन डेंजर। वैसे ही प्राइवेट कंपनीज में 1.23 के नीचे अगर आपका स्कोर आता है देन यू आर इन डेंजर, देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। लेकिन अगर 1.23 से 2.99 तक है देन यू आर इन अ ग्रे एरिया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और अगर 2.99 से ज्यादा है तब तो आप सेफ हो। तो 2.99 के ऊपर यहां पर हम सेफ है। तो आई होप रेंज आपको याद रह गई, वहां पर 1.81 से नीचे था, यहां पर 1.23 से नीचे था। और दूसरा डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट में क्या है, कोएफिशिएंट्स तो अलग है ही दोनों के, और जो X4 है उसका रेशियो यहां पर क्या आएगा, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटी। आई होप अच्छे से समझ रहा है, इजी सिंपल। वैसे ही यहां पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म ऑपरेटिंग इन डेवलप्ड मार्केट्स एंड ऑपरेटिंग इन इमर्जिंग मार्केट। अगर कोई कंपनी डेवलप्ड मार्केट में ऑपरेट कर रही है विच इज अ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, या फिर इमर्जिंग मार्केट में ऑपरेट कर रही है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, तो उनके लिए भी जेड स्कोर्स दिए गए हैं। वहां पर X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, X5 नहीं है, X5 नहीं है। अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वहां पर X5 नहीं है। तो X1, X2, X3, X4 क्या है वो हम आगे देखते हैं। यहां पर भी कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, अगर कोएफिशिएंट्स आपको याद रह रहे तो फैंटास्टिक, वरना चलेगा। लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, जो भी इमर्जिंग मार्केट है वहां पर वो लोग ने एक एडिशनल कोएफिशिएंट दिया है। यहां पर कैसा था 6.56 इंटू X1, 3.26 इंटू X2, 6.72 इंटू X3 एंड 1.05 इंटू X4। लेकिन जो इमर्जिंग मार्केट्स है उसमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी स्कोर में पहले ही 3.25 ऐड करना है, पहले ही हमें 3.25 ऐड करना है। उसके बाद हमें 6.56 इंटू X1, 3.26 इंटू X2, 6.7 इंटू X3 एंड 1.05 इंटू X4 करना है, और उसके बाद जो रेशियो आता है उसे हमें एनालाइज करना है। अभी यहां पर X1 क्या आने वाला है, यहां पर X1 है सेम वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट, X2 है रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन टोटल एसेट, X3 है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट, एंड X4 है बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। प्राइवेट कंपनी है तो ये बुक वैल्यू है, यानी यहां पर जो सेल्स अपॉन टोटल एसेट वाला X5 था ना वो अभी निकल गया है, तो आई होप आपको ये जो रेशियोज है वो भी अच्छे से समझ में आए हैं। अगर इमर्जिंग मार्केट है या फिर डेवलप्ड मार्केट है तो उसमें हमें कैसे एनालाइज कर रहे हैं, और उसमें जो हमारी लिमिट्स है वो कौन सी होगी। अगर लेस देन 1.1 है तब आप डेंजर में हो, यू मे लीड टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। अगर 1.1 से 2.6 तक है देन यू आर इन अ ग्रे एरिया, यू नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और अगर मोर देन 2.6 है तब तो आप सेफ हो, अगर 2.6 से ज्यादा है तो आप सेफ हो। तो आई होप ये जो एल्टमैन जेड स्कोर था वो कैसे कैलकुलेट करना वो आपको समझ में आ गया है। हमें X1, X2, X3, X4, X5 के रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, उसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन देयर इज अ रेंज टू एनालाइज। पब्लिक कंपनी में अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पब्लिक कंपनी, तो 1.81 से नीचे डेंजर है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 1.23 के नीचे जाता है तो डेंजर है। और अगर
नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है इन डेवलप्ड मार्केट या फिर इमर्जिंग मार्केट, तो 1.1 के नीचे अगर जाता है तो डेंजर है, और 2.6 के ऊपर आता है तो सेफ है। तो आई होप आपको ये एल्टमैन जेड स्कोर अच्छे से समझ में आ गया है। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर विच इज ऑल्सो नोन एज टैफलर्स पैस। अभी ये क्या है? दिस इज ऑल्सो लाइक अ जेड स्कोर। हम जैसे जेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन यहां पर रेशियोज थोड़े अलग है। दिस इज अ रिलेटिव मेजर दैट यूजेज जेड स्कोर इन परसेंटाइल टर्म। अंडर दिस जेड स्कोर ऑफ ऑल द कंपनीज इज रिकॉर्डेड इन परसेंटाइल टर्म। यानी आप सारी कंपनीज के जेड स्कोर निकाल दो, फिर ये टेफलर भाई ने हमें क्या कहा है कि आप सारी कंपनी के जेड स्कोर निकालने के बाद एक परसेंटाइल बना दो, जो हाईएस्ट है उनको लेकर आप परसेंटाइल निकालोगे, कितना परसेंट किसको मिल रहा है, और वो हिसाब से फिर आप एनालिसिस करो। ये जो PAS है परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर, वो क्या है? पहले एक कोएफिशिएंट है 3.2 जिसे आपको ऐड करना है, उसके बाद x1, x2, x3, x4 इनका कोएफिशिएंट्स है 12.18, 2.50, 10.68 एंड 0.029। अभी यहां पर है ना एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां पर 3.2 बराबर है, x1 बराबर है, x2 बराबर है, उसके बाद माइनस साइन है, उसके बाद माइनस साइन है। आने वाले सारे स्कोर्स ऊपर जो हमने देखे सब में सब चीजों को हम ऐड कर रहे थे, लेकिन यहां पर x1 और x2 के बाद माइनस करना है x3 एंड उसके बाद वापस ऐड करना है x4। तो ये चीज को आपको जेड स्कोर वाइल कैलकुलेट यूजिंग टैफलर्स पैस मेथड, तभी ये एक चेंज याद रखना है। अभी यहां पर x1, x2, x3, x4 क्या है? तो x1 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज PBT डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। वहां पर टोटल एसेट था, यहां पर करंट एसेट है। व्हाट इज x2? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। व्हाट इज x3? करंट लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। एंड व्हाट इज x4? इट इज नो क्रेडिट इंटरवल। व्हाट इज x4? नो क्रेडिट इंटरवल। आई होप यहां पर भी रेशियोज कैसे कैलकुलेट करना आपको पता चल गया। पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन करंट एसेट, फिर यहां पे करंट एसेट देखो न्यूमरेटर में चला जाएगा, करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में, यहां पर वापस करंट लायबिलिटी न्यूमरेटर में चली जाएगी, टोटल एसेट डिनोमिनेटर में, और फोर्थ इज नो क्रेडिट इंटरवल। आपको ये सारे इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी रहेगी, आपको सिर्फ उसे वैल्यूज में डालकर जेड स्कोर निकालना है। एज सच ये टैफलर्स पैस मेथड से जेड स्कोर निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अभी एच स्कोर मॉडल क्या है? तो एच स्कोर मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय कंपनी वॉच। इट इज सिमिलर टू टैफलर्स पैस मॉडल। ये जो मॉडल है ना, और ये दोनों सेम है, लेकिन एच स्कोर ने सिर्फ क्या किया है? इट इज बेसिकली अ रैंक्ड परसेंटाइल स्कोर टेकिंग वैल्यू बिटवीन 0 to 100. The threshold is capped at a score of 25, meaning the companies with a lower percentile score are described being warning area. इसने क्या किया है? आप पहले टैफलर्स पैस मेथड यूज करके जेड स्कोर निकाल लो, और उसके बाद अगर आपका स्कोर 25 से नीचे आता है परसेंटाइल रैंकिंग में, 0 to 100 में 25 से नीचे आता है, देन इट्स अ वार्निंग साइन। तो सिर्फ यहां पर एक चीज अगर आपको याद रखनी है तो रख सकते हो कि एच स्कोर में जो वार्निंग लिमिट है दैट इज कितनी? बिलो 25, दैट इज बिलो 25। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है एल्टमैन जेड स्कोर क्या था और टैफलर्स पैस मेथड से जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है। अभी ये जो मेथड है जो हमने ऊपर पढ़ी, उसके शॉर्टकमिंग्स क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो लेट अस रीड। सबसे पहला, लार्जली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल नंबर्स विच कैन बी मैनिपुलेटेड स्पेशली विंडो ड्रेसिंग इज प्रेजेंट। फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, विंडो ड्रेसिंग हो ही सकता है, मैनिपुलेशन हो ही सकता है। दीज टेंड टू हैव शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन और बी एबल टू फोकस फॉर नियर फ्यूचर ओनली। यूटिलिटीज ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज इज रिलाइज ऑन हिस्टोरिकल डेटा। एक तो शॉर्ट टर्म के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी का जो डेटा है उस पर हम काम कर रहे हैं, एंड दूसरा हिस्टोरिकल डेटा पर काम कर रहे हैं, यानी जो पास्ट में हो गया है, आगे क्या होने वाला है वो थोड़ी डेटा हमारे पास है। फ्यूचर प्रेडिक्टेबल डेटा पर काम नहीं कर रहे, हम हिस्टोरिकल डेटा पर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक इसका शॉर्टकमिंग है, प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। थर्ड, इवन द स्कोर्स एस्टिमेटेड टू प्रेडिक्ट कॉर्पोरेट फेलियर इज ओनली अ स्नैपशॉट, नाइदर द रूट कॉज नॉर द सॉल्यूशंस हाईलाइटेड। यहां पर स्कोर निकाल लिया, लेकिन स्कोर के बाद रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसकी तो बात कहीं पर भी की नहीं गई है। यानी ये मॉडल सिर्फ स्कोर निकालने की बात कर रहा है, प्रॉब्लम्स या फिर सॉल्यूशंस की बात नहीं करता है। हेंस फर्दर एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर प्रेडिक्शन, हमें और एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें। फोर्थ, प्री डिफाइंड वेट्स आर यूज्ड हैज इट्स ओन इनहेरेंट लिमिटेशंस। जो प्री डिफाइंड वेट्स हमने यूज किए हैं 1.2 है, 1.4 है, 3.3 है, 0.6 है, 1 है, और अलग अलग थे 0.762 वगैरह वगैरह वगैरह। तो जितने भी ये कोएफिशिएंट्स है उनका एक इनहेरेंट लिमिटेशन है ना। हर जरूरी थोड़ी है कि जो कोएफिशिएंट है वो हर बार राइट ही पड़ेंगे, कई बार छोटे मोटे डिफरेंस आ ही सकते हैं, तो उनके भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। सो दैट इज ऑल्सो शॉर्टकमिंग, दस रिलायबिलिटी ऑफ दिस प्रेडिक्शन रिड्यूसेस। तो ये कुछ शॉर्टकमिंग्स है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए।